दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू के बाद से दुनिया एक ऐसे सिस्टम पे चली है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। मतलब पूरी दुनिया एक बड़ी जॉइंट फैमिली की तरह ऑपरेट करती थी। ओपन ट्रेड था, इनोवेशन शेयर करी जाती थी और सब लोग प्रॉस्पर कर रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना ट्रेड के लिए ताकि व्यापार फेयरली हो सके। आईएमएफ बना देशों को करेंसी क्राइसिस से बचाने के लिए और वर्ल्ड बैंक बना गरीब देशों की मदद करने के लिए। लेकिन अब यही वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है। मार्क कार्नी कनाडा के पीएम ने तो यहां तक बोला कि ये रप्चर हो चुका है, यानी परमानेंटली टूट चुका है। और दोस्तों, ये ऐसा है जैसे टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट से जैसे सुनामी और अर्थक्वेक आता है, वैसे ही पुराना वर्ल्ड ऑर्डर अब एक मैसिव टेक्टोनिक शिफ्ट का शिकार बन चुका है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से टैंजिबल एसेट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट में तेजी चल रही है। क्योंकि अगर पुराना सिस्टम टूटेगा तो किसी भी करेंसी पे भरोसा नहीं किया जाएगा और पैसा जाएगा उन चीजों में जिसमें आपका पैसा सेफ रहे। इंडिजिनाइजेशन की बातें हो रही हैं। यूरोप में प्रो राइट विंग पार्टीज की डोमिनेंस बढ़ रही है, जिससे सेल्फ सफिशिएंसी के नारे लगाए जा रहे हैं। और अब टाइम ऐसा है कि इस जॉइंट फैमिली के टुकड़े हो रहे हैं। तो आओ समझते हैं आज की नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, क्योंकि अगर ये समझ आ गया आपको तो बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है उसकी पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसका असर आपके पैसे पे कैसे पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलने पर पहले लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहलाते थे, लेकिन अब नहीं। डावोस 2025 में वर्ल्ड लीडर्स ओपनली स्टेज पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि ओल्ड रूल बेस्ड जो भी सिस्टम था वो अब खत्म हो चुका है। सिस्टम कोलैप्स हो गया है और जो आने वाला है वो बिल्कुल अलग होगा। मार्क कार्नी ने क्लियरली कहा, दिस इज अ रप्चर नॉट अ ट्रांजिशन। रप्चर का मतलब होता है अ परमानेंट ब्रेक, जिसको फिक्स नहीं कर सकते। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने भी ये कंफर्म किया कि ओल्ड ऑर्डर इज अनरावलिंग एट अ ब्रेथ टेकिंग पेस। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जर्मनी लास्ट 80 साल से रूल बेस्ड ऑर्डर का पोस्टर चाइल्ड था। उनकी पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर बेस्ड थी, यानी रशिया से एनर्जी लेते थे और अमेरिका से डिफेंस। और अब उनका लीडर ये बोल रहा है कि जो सिस्टम है वो जा चुका है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने सबसे क्लियर पिक्चर दी। उन्होंने इसे मल्टीपोलर डिसऑर्डर बुलाया। न्यू ऑर्डर नहीं, बल्कि एक डिसऑर्डर। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है और उसकी जगह रॉ पावर पॉलिटिक्स आ रही है। उन्होंने कंपैरिजन किया 1918, 1945 और 1989 का, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ। चाइना के वाइस प्रीमियर ही लिफैंग ने मल्टीलैटरलिज्म डिफेंड किया और बोला, लॉ ऑफ द जंगल शुड नॉट बी द न्यू ऑर्डर। मतलब चाइना भी अपना वर्जन बोल रहा है कि न्यू रूल्स क्या होने चाहिए। और फिर आए द मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात ही नहीं की। उनका मैसेज काफी ज्यादा सिंपल था, दैट अमेरिका इज द इंजन। अगर यूएस बेटर करेगा तो सबको बेनिफिट होगा। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया एज डेड। अमेरिका किसी और कंट्री को सब्सिडाइज नहीं करेगा, ना उनका डिफेंस पे करेगा, ना उन्हें कोई टैरिफ एडवांटेज देगा, ना उनके फार्मा कॉस्ट में हेल्प करेगा। यूएस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो एक्टिवली उसे डिसमेंटल कर रहा है। लेकिन रुकिए, पहले समझते हैं कि ये पुराना सिस्टम था क्या और दुनिया ने इससे क्या क्या फायदे उठाए। क्योंकि जब तक हमें वो नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है, तब तक आगे क्या होने वाला है उसको हम प्रॉपर्ली नहीं समझ पाएंगे। 1941 से 1945 के बीच 3 मेजर कॉन्फ्रेंसेस हुई। न्यू फाउंड लैंड में हुई 1941, ब्रेटन वुड्स में हुई 1944 और सैन फ्रांसिस्को में हुई इन 1945। ये कॉन्फ्रेंसेस ने एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट किया, जिसको हम लिबरल रूल बेस्ड ऑर्डर कहते हैं। 3 पिलर्स थे इस सिस्टम के। पहला पिलर था पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स का, यानी बॉर्डर्स एस्टैब्लिश किए गए, सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया, फ्री ट्रेड प्रमोट हुआ और ओपन सीज का प्रिंसिपल बना। मतलब कंट्रीज अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर सकती थी, लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चूज कर सकते थे और ट्रेड में बैरियर्स नहीं हो और समुंदर सबके लिए खुला हो। दूसरा पिलर था इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसे डब्ल्यूटीओ कहते हैं, वर्ल्ड बैंक बना और आईएमएफ बना, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे इंस्टीट्यूशंस बने। ये इंस्टीट्यूशंस ये इंश्योर करते थे कि ग्लोबल इकोनॉमी स्मूथली चले, डेवलपिंग कंट्रीज को लोन मिल सके और ट्रेड काफी फेयरली हो।
तीसरा पिलर था यूनाइटेड नेशन सिस्टम का, जिसने ह्यूमन राइट्स प्रमोशन करी, इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना बहुत जरूरी था, आर्म्ड फोर्स पर रिस्ट्रिक्शंस थे और इकोनॉमिक एडवांसमेंट सबके लिए थी, यानी हर कंट्री हर इंसान के लिए। तो सवाल अब यह है कि क्या ये जो सिस्टम था ये परफेक्ट था? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सिस्टम कभी परफेक्टली इन्फोर्स नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग पावर्स अपने आप को एग्जेम्प्ट कर लेती थी, ट्रेड रूल्स एसिमेट्रिकली अप्लाई होते थे, यानी एक कंट्री के लिए कोई और रूल, दूसरी कंट्री के लिए कोई और रूल। इंटरनेशनल लॉ भी एक्यूज्ड पार्टी की आइडेंटिटी के बेसिस पर वेरी करते थे। पावरफुल कंट्रीज के लिए एक स्टैंडर्ड था, वीक कंट्रीज के लिए दूसरा स्टैंडर्ड था। लेकिन इस सिस्टम ने दुनिया को क्या दिया? अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो इस सिस्टम ने मैसिव बेनिफिट्स दिए। पहला बेनिफिट था वर्ल्ड वॉर्स रुके। 1945 के बाद से आज तक कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। ये छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जिसमें और ज्यादा ट्रेजेडी हुई। लेकिन इस लिबरल ऑर्डर ने इंश्योर किया कि पावरफुल कंट्रीज एक दूसरे से डायरेक्टली वॉर ना करें। दूसरा बेनिफिट था स्टेट टू स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई। कंट्रीज के बीच वॉर्स बहुत कम हो गए। पहले हर 10 से 20 साल में मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लेकिन इस सिस्टम के अंडर इंटरनेशनल डिस्प्यूट ज्यादा पीसफुली रिजॉल्व होने लगे। तीसरा बेनिफिट था इंटरनेशनल रिलेशंस ज्यादा फ्रेंडलियर बने कंट्रीज के बीच में, जिससे रिलेशंस इंप्रूव हुए, डिप्लोमेसी डायलॉग स्टार्ट हुआ, नेगोशिएशन ज्यादा कॉमन हो गया इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। यूरोपियन कंट्रीज, जो कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ती थी, उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना लिया। चौथा बेनिफिट था ग्लोबल ट्रेड एक्सप्लोड हुआ। दुनिया भर में ट्रेड ड्रामेटिकली एक्सपैंड हो गया। 1990 से 2008 तक ग्लोबल ट्रेड 6% से पर ईयर के एवरेज से ग्रो करा। इससे प्रोडक्ट सस्ते हुए, वैरायटी बढ़ी, इनोवेशन तेज हुई। आपके फोन में जो आज टेक्नोलॉजी है वो इस ग्लोबल ट्रेड का रिजल्ट है। पांचवा बेनिफिट, पॉवर्टी ड्रामेटिकली रिड्यूस हुई। यह शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। 1990s में दुनिया की 36% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में थी। 2015 तक यह गिर के 10% के नीचे आ गई। बिलियंस ऑफ पीपल पॉवर्टी से बाहर आए, चाहे वो चाइना में हो, इंडिया में हो, साउथ ईस्ट एशिया में हो। इसका रिजल्ट मैसिव मिडिल क्लास डेवलप हुआ। यह ह्यूमन हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट थी। तो अब आप पूछोगे फिर प्रॉब्लम क्या हुई? देखिए दोस्तों, हर सिस्टम के विनर्स और लूजर्स होते हैं। इस लिबरल ऑर्डर ने भी लूजर्स क्रिएट किए, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में। अमेरिका के बॉटम 50% जो इनकम अर्नर्स थे, मतलब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उनकी इनकम शेयर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई। जॉब्स चाइना और अदर कंट्रीज में शिफ्ट हो गई। मैन्युफैक्चरिंग सिटीज खाली हो गई, जैसे रस्ट बेल्ट बन गया। ये लोग फील करने लगे कि ग्लोबलाइजेशन उनके लिए काम नहीं कर रहा। इसीलिए अमेरिकन्स ने ट्रंप को 2 बार इलेक्ट किया, डिस्पाइट ट्रंप का ओपन वॉर टू दिस इंटायर सिस्टम। लोग जो डायरेक्टली फायदा नहीं देख रहे थे, वो सिस्टम को रिजेक्ट करने लगे। तो अब सवाल यह है कि ट्रंप के आने के बाद क्या ये सिस्टम में क्रैक होने शुरू हुए? नहीं, क्रैक्स पहले से आ रहे थे। 2014 में रशिया ने क्रिमिया एनेक्स कर लिया, जो कि डायरेक्ट वायलेशन था ऑफ द बॉर्डर एंड द सॉवरेनिटी प्रिंसिपल्स। और 2018 में ट्रंप ने टैरिफ इंपोज किए जो इक्वल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल को अंडरमाइन करते थे, जिसके लिए WTO को बनाया गया था। बस इतना ही नहीं, चाइना IMF और वर्ल्ड बैंक का मेजर ऑल्टरनेटिव लेंडर बन गया, चैलेंजिंग द वेस्टर्न फाइनेंशियल डोमिनेंस। यूएस की क्रेडिबिलिटी ह्यूमन राइट्स पर सफर हुई जब CIA ने ब्लैक साइट्स और ग्वांटानामो बे में टॉर्चर ऑथोराइज किया। और अब ट्रंप के मंथली टैरिफ अनाउंसमेंट्स और थ्रेट्स टू एनेक्स एलाइड टेरिटरीज, ये सब थे द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर द रूल बेस्ड ऑर्डर जो अभी तक हम देख रहे थे। तो ये था वो सिस्टम जिसको हम अब गुड बाय बोल रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक सिस्टम जो इम्परफेक्ट था, जिसमें डबल स्टैंडर्ड्स थे, लेकिन जिसने वर्ल्ड वॉर्स रोक दिए, पॉवर्टी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दी और ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करी। 1945 में शुरू हुआ ये सिस्टम अब वेंटिलेटर पे आ चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड लीडर्स को यह नहीं पता कि आगे क्या करना है, क्योंकि सबका वर्जन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर अब अलग है। मार्क कार्नी ये चाहते हैं कि कोलिशन ऑफ द विलिंग, यानी जो लोग वैल्यू शेयर करते हैं वो साथ में रहें। मर्ज जो जर्मनी के चांसलर हैं, वो ये चाहते हैं कि यूरोप फिर से स्ट्रांग बने अगर मिलिट्री और एनर्जी पॉलिसी फिक्स कर सके। स्टब देखते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जहां सब कोऑपरेट करें, चाहे केओटिक हो।
चाइना चाहता है न्यू मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर लीड करे और ट्रंप चाहते हैं बायलैटरल ट्रेड डील्स हो जिसमें अमेरिका डिक्टेट करे पर कोई मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ना हो। ये ट्रांजिशन नहीं है दोस्तों, ये कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम है। 5 अलग विजन्स हैं, सब एक साथ कंपीट कर रहे हैं। दैट इज द रियल स्टोरी। तो चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या टूट रहा है। 3 पिलर्स हैं जो सब कुछ होल्ड करते थे। पहला पिलर है ग्लोबल ट्रेड का। 1990 से 2008 तक ट्रेड की जो ग्रोथ थी वो 6% पर ईयर थी ऑन एन एवरेज। 2008 के बाद सिर्फ 1.5% ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी। 2009 में 300 हुई, 2024 में 3000 से ज्यादा। टैरिफ और सैंक्शंस ड्रामेटिकली बढ़ गए। 2010 में यूएस ने 20 कंट्री पे सैंक्शंस लगाए थे जो 2024 में 40 से ज्यादा हो गए। ट्रेड स्लो नहीं हुआ, वेपन बन गया और एक ट्रस्ट का ब्रेकडाउन है दोस्तों। सेकंड पिलर सिक्योरिटी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, बाकी कंट्रीज ग्रो कर सके। यूएस पैसा स्पेंड करता था, बाकी कंट्रीज अपने में री इन्वेस्ट करती थी। नेटो मेंबर्स को 2% जीडीपी का डिफेंस पर स्पेंड करना था, पर मोस्ट मेंबर्स सिर्फ 1% कर रहे थे और सब बदल गया। अब जर्मनी अब 3.5% कर रहा है, पोलैंड 4% और जापान ने तो हद ही पार कर दी। यूएस सिक्योरिटी गारंटी पहले जैसा नहीं रहा। कंट्री सिक्योरिटी रीनेशनलाइज कर रही हैं और ये पावर स्ट्रक्चर को रियल टाइम में चेंज कर रहा है। तीसरा मेन पिलर जो है ट्रस्ट का। दोस्तों ट्रस्ट कोलैप्स हो गया है। 2000s में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर 60% से ज्यादा ट्रस्ट था, आज 40% से कम है। यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ सब ने फेल किया। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हुआ, गवर्नमेंट सुनती नहीं, डेमोक्रेसी फेल हुई कई जगह और कोविड ने और ट्रस्ट खत्म कर दिया। ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होता है दोस्तों, एक बार गया तो वापस मुश्किल से आता है। अगर आपको रेफरीज पर ट्रस्ट नहीं है तो आप गेम खेलना बंद कर दोगे या कम से कम रूल्स मानोगे। रियल क्वेश्चन इज व्हाई नाउ। ये सब रैंडमली नहीं हो रहा, ये एक पैटर्न है, एक साइकिल है। 3 साइकिल्स हैं जो दुनिया चेंज करती हैं और अब ये तीनों एक साथ कन्वर्ज कर रही हैं। पहली साइकिल है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की, जो हर 250 साल में होती है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से लेकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और अब हमारा करंट मूवमेंट। दूसरी साइकिल है आपकी फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की, जो हर 80 साल में होती है। साउथ सी बबल, मिसिसिपी बबल, 1780s का रेवोल्यूशन के बाद का फाइनेंशियल केओस, 1860s का सिविल वॉर और ग्रीनबैक्स, 1930s 40s में ब्रेटन वुड्स जो 1944 में हुआ था। तो 1944 में 80 साल ऐड करो तो आता है 2024। तीसरी साइकिल थी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, जो हर 50 साल में होती है। हर बार सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, क्लस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जो फाइनेंशियल सिस्टम और काम करने के तरीके को चेंज कर देती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद स्टीम इंजन और रेलवेज आई, फिर स्टील और इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर ऑयल और ऑटोमोबाइल्स आए, फिर टेलीकॉम और माइक्रो प्रोसेसर्स आए और अब 50 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स और बिटकॉइन। ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन रीवायर कर रही है कि कौन इंफॉर्मेशन, मनी और क्रिटिकल चोक पॉइंट्स कंट्रोल करेगा। तीनों साइकिल का कन्वर्जन एक्सप्लेन करता है कि दुनिया इतनी क्रेजी क्यों फील हो रही है राइट नाउ। तो दोस्तों अब आगे क्या? स्कॉलर्स हैं जो 2 मेन थ्योरीज दे रहे हैं कि आगे क्या होगा। थ्योरी 1, ग्रेट पावर कंपटीशन। ये 18th 19th सेंचुरी जैसी वेस्टफेलियन ऑर्डर की वापसी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पावर खो देंगे, ग्रेट पावर्स लाइक यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया, यूरोप दुनिया डिसाइड करेंगे। इतना ही नहीं, पर जॉन मर्शाइमर जैसे रियलिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं स्टेट्स कभी श्योर नहीं हो सकती कि उनके पास कोई पावरफुल नेबर नहीं होगा, इसलिए वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करते हैं। स्मॉल पावर्स न्यूट्रलिटी या अलाइनमेंट से सर्वाइव करती हैं, मिडल पावर्स ग्रेट पावर को एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले करती हैं या वैल्यू बेस्ड रियलिज्म प्रैक्टिस करती हैं। ग्रेट पावर खुद फ्लेक्सिबल रियलिज्म फॉलो करती हैं, मतलब माइट मेक्स राइट। अब आते हैं सेकंड थ्योरी पे, जो है न्यू रॉयलिस्ट पॉलिटिक्स। प्रोफेसर गोडार्ड और न्यूमैन की थ्योरी ज्यादा कंपेलिंग लगती है। वो कहते हैं कि टेरिटोरियल नेशन स्टेट्स का सिस्टम नहीं बल्कि पावरफुल फैमिलीज का एक सिस्टम है। ये प्री वेस्टफेलियन डायनेमिक्स की वापसी है, जब रूलर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जंग लड़ा करते थे, नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं। वेनेजुएलन ऑयल अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री के लिए एक्सपेंसिव है, लेकिन वेनेजुएला का रीसेंट इन्वेजन ट्रंप कैंपेन के मेगा डोनर लाइक जॉन एडिसन के स्पेसिफिक रिफाइनरीज को डायरेक्टली बेनिफिट करता है।
ग्रीनलैंड के मिनरल्स इतने कीमती नहीं हैं कि यूएसए अपने दोस्त जो यूरोप में हैं उसे खो बैठे, लेकिन रोनाल्ड लॉडर जैसे बिलियनर्स के लिए वैल्यूएबल है, जिन्होंने 2018 में ट्रंप को यह आइडिया सजेस्ट किया। इंडिया के अगेंस्ट टैरिफ स्ट्रैटेजिक सेंस नहीं बनाता, लेकिन पर्सनल सेंस बनाता है, क्योंकि हमारे पीएम ने पब्लिकली ट्रंप को पाकिस्तान और इंडिया के पीस टॉक पर ह्यूमिलिएट किया। तो दोस्तों, अगर पुराना सिस्टम खत्म हो रहा है तो रिप्लेस क्या करेगा? एक सिंगल न्यू ऑर्डर नहीं, बल्कि पोटेंशियली 4 कंपीटिंग विजन साइमल्टेनियसली। अगर आप जानना चाहते हो कि वो सिस्टम क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में #NewWorldOrder लिखो एंड 1000 कमेंट पर मैक्रो कैफे आपके लिए नए वर्ल्ड ऑर्डर में 4 कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लेके आएगा। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि इसका आपके पैसों पर क्या असर होगा। देखो, लास्ट 60 इयर्स में बेसिक एक प्लेबुक थी, स्टॉक्स फॉर ग्रोथ, बॉन्ड्स फॉर सेफ्टी एंड कैश फ्लो। ये इसलिए काम करता था क्योंकि सिस्टम स्टेबल था और रूल्स क्लियर थे। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर एफिशिएंसी के बारे में था, मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन्स थी, जस्ट इन टाइम डिलीवरी थी और सीमलेस ट्रेड था। न्यू वर्ल्ड एफिशिएंसी के बारे में नहीं है, रेजिलियंस के बारे में है। इसलिए यूएस रैपिड रेट पर री इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है नेशनल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए। ओल्ड वर्ल्ड फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में था, स्टॉक्स और बॉन्ड्स के प्रोमिसेस थे, लेकिन जब 3 पिलर में से एक ट्रस्ट चला गया तो ओल्ड फाइनेंशियल वर्ल्ड भी चला गया। न्यू फाइनेंशियल वर्ल्ड रियल एसेट पर बिल्ट है, चीजें जो प्रिंट नहीं हो सकती, चीजें जो ट्रस्ट रिक्वायर नहीं करती। रियल एसेट्स क्या हैं? कमोडिटीज, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे सिल्वर, कॉपर, लिथियम, निकल, गोल्ड और बिटकॉइन, चीजें जो प्रिंट या मैनिपुलेट नहीं हो सकती। जब सिस्टम बिखरा हुआ होता है दोस्तों, तब टैंजिबल एसेट्स ड्यूरेबल होते हैं। रूल्स बेस्ड ऑर्डर कोलैप्स नहीं हुआ, एक्सपायर हुआ है। राइट ऑन स्केड्यूल, जब तीनों साइकिल्स लाइन में एक साथ कन्वर्ज कर रही हैं। अब डेंजर केओस नहीं है, डेंजर ये प्रिटेंड करना है कि ओल्ड रूल्स अभी भी अप्लाई होता है। इसलिए बकल अप माय फ्रेंड्स, क्योंकि आगे आने वाला टाइम फाइनेंशियल मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा बम्पी होने वाला है और आपको स्मार्टली मूव करना होगा बिना शोर सुने जो मीडिया पे चलता है। इसीलिए फॉलो करना मत भूलना मैक्रो कैफे को, जहां नॉइस के पीछे का छुपा हुआ असली सच हम आप तक लेके आते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।